क्यों पसंद नहीं आए बाजार को भारतीय एयरटेल के नतीजे। अच्छे नतीजों के बावजूद क्यों टूटा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। गो फर्स्ट के बाद वाडिया ग्रुप की कौन सी कंपनी को कर्ज चुकाने में हो रही हैं दिक्कतें। वोडाफोन आइडिया को लेकर लंदन के प्रमोटर ने क्या बड़ी घोषणा की। लिस्टिंग के 1 साल बाद कैसा है एलआईसी के शेयर का प्रदर्शन। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की, और पहला अपडेट है अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ, उसको लेकर बातचीत करते हैं। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले की जांच को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय मिल गया है। हालांकि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की अवधि 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी। सेबी की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त तक मामले की जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा था। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दूसरी खबर, वाडिया ग्रुप के शेयर बुधवार को कुल 4 अलग अलग खबरों के चलते फोकस में रहे। पहली ये कि गो फर्स्ट के बाद ग्रुप की एक और कंपनी कर्ज के संकट में फंसती नजर आ रही है। रेटिंग एजेंसी के रेटिंग्स ने टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग की ओर से अपने कर्ज के ब्याज को चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY24 और वित्त वर्ष 2024-25 यानी FY25 में बॉम्बे डाइंग को कुल मिलाकर 3,597 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाना है, लेकिन राइट्स इशू के जरिए 940 करोड़ रुपए की रकम जुटाने में हो रही देरी के चलते कंपनी को कर्ज लौटाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी खबर यह है कि वाडिया ग्रुप को गो फर्स्ट से 65 करोड़ रुपए का बकाया मिलना बाकी है। तीसरी खबर यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने गो फर्स्ट को दिए गए कर्ज के चलते कुल 500 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। बैंक ऑफ बड़ौदा का गो फर्स्ट में कुल 1300 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए के लोन के लिए कोलैटरल हैं। और चौथी खबर यह है कि एक रिपोर्ट के अनुसार गो फर्स्ट के रिवाइवल के लिए जल्द से जल्द कारोबार दोबारा शुरू करना काफी अहम है, जो कि जेट एयरवेज के पूरे मामले से सीख के तौर पर लिया जा सकता है। दरअसल जेट एयरवेज को लेकर खबर आ रही है कि इस एयरलाइन के दोबारा उड़ान भरने की उम्मीद घटती जा रही है। उड़ान भरने के लिए जरूरी कंपनी के एयर ऑपरेटर परमिट यानी AOP की अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही है, लेकिन जेट एयरवेज को खरीदने वाली कंपनी जालान कैलरो कंसोर्टियम यानी JKC ने अभी तक AOP को रिन्यू करने के लिए अर्जी दाखिल नहीं की है। आमतौर पर एयर ऑपरेटर परमिट की अवधि खत्म होने से कम 1 महीना पहले उसे रिन्यू करने के लिए आवेदन करना होता है। तीसरी खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के IPO की लिस्टिंग को 1 साल पूरा हो गया है। 17 मई 2022 को लिस्ट हुए इस शेयर ने 1 साल में निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगाई है, क्योंकि 939 रुपए के इश्यू प्राइस से शेयर में 40% नीचे कारोबार हो रहा है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में यानी बाजार में 14% की बढ़त देखने को मिली थी। लिस्टिंग के समय यानी 1 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस के बाद एक कंपनी देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी थी, जो अब फिसल कर 13वें पायदान पर आ गई है। लिस्टिंग के समय 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के मुकाबले अब इस कंपनी की वैल्यू 3.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। अब इस गिरावट की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल LIC ने अदानी समूह की कंपनियों में बड़ा निवेश कर रखा था, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस निवेश को लेकर कंपनी सवालों को घेरे में आ गई थी। दूसरा ये कि इस साल के बजट में इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने पर टैक्स छूट को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, उससे LIC को तगड़ा झटका लगा है और निवेशकों में टैक्स के एंगल से LIC का आकर्षण कम हुआ है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद ज्यादातर ब्रोकर्स इस शेयर को लेकर बुलिश हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल ने LIC के शेयर में खरीदारी की राय के साथ 800 रुपए का लक्ष्य दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य 830 रुपए पर निर्धारित किया है। चौथी खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट घरानों फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी FRL को खरीदने की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दरअसल फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए कुल 6 कंपनियों ने अंतिम राउंड की बोली लगाने का फैसला किया है। इन 6 कंपनियों में स्पेस मंत्रा ने सबसे ऊंची बोली जमा की है, और बाकी 5 कंपनियों में पिनाकल एयर, पालगुन टेक, लहर सॉल्यूशंस, गुडविल फर्नीचर और सर्वभिष्टा ई-वेस्ट मैनेजमेंट के नाम शामिल हैं। यानी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के अलावा अदानी ग्रुप भी इस कंपनी को खरीदने की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। 23 मार्च को FRL के क्रेडिटर्स ने शुरुआती बोलियां मंगवाई थी। अप्रैल में कुल 49 एंटिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें अदानी अंबानी की कंपनियों के नाम भी शामिल थे। अप्रैल में ही NCLT ने FRL को दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, जो 15 जुलाई को खत्म हो रहा है।
पांचवी खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर बुधवार को दो खबरें आई हैं। पहला ये कि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों में आगे और भी कमी हो सकती है, और वो इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया की दो प्रतिद्वंदी कंपनियां जियो और एयरटेल तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। जब से इन दोनों कंपनियों ने 5G नेटवर्क स्थापित करने की शुरुआत की है, तब से लेकर फरवरी 2023 तक वोडाफोन आइडिया ने 1 मिलियन यानी सिर्फ 10 लाख ग्राहक जोड़े हैं, जबकि एयरटेल ने 1.4 करोड़ और जियो ने 70 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक मार्केट शेयर में 16.1% से घटकर 15.4% पर पहुंच गया है, और फरवरी में वोडाफोन आइडिया ने 13 लाख 4G ग्राहक गंवाए थे, जो 21 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा था। दूसरी खबर यह है कि इस कंपनी के लंदन बेस्ड वोडाफोन ग्रुप यानी प्रमोटर ने वोडाफोन आइडिया में अपने निवेश की वैल्यू घटाकर 0 कर दी है। वोडाफोन ग्रुप ने कहा कि वोडा आइडिया के कारोबार जारी रखने के लिए पूंजी जुटाने की जरूरत होगी। कंपनी की पेमेंट को लेकर काफी अनिश्चितता है और ग्रुप से पैसा आने की संभावना ना के बराबर है। आपको बता दें कि वोडाफोन ग्रुप कंपनी का एक प्रमोटर है जिसकी 32.29% हिस्सेदारी है, और आदित्य बिरला ग्रुप के पास इस कंपनी की 18.07% हिस्सेदारी है, जो कि सरकार की ओर से 33% हिस्सेदारी खरीदने के बाद देखने को मिली थी। छठी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो डिजिटल मीडिया कंपनी वाइस मीडिया की सबसे बड़ी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। वाइस मीडिया वही कंपनी है जिसने सोमवार को यूएस में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। विप्रो का इस कंपनी पर करीब $10 मिलियन या $1 करोड़ का बकाया है। दरअसल वाइस मीडिया ने विप्रो का एक आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। ऑर्डर रद्द होने के बाद विप्रो ने वाइस मीडिया के इस फैसले के खिलाफ मई 2020 में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स यानी मध्यस्थता पुरस्कार का मामला दर्ज किया था, और पिछले महीने यानी अप्रैल में इस मामले में कंपनी के हक में फैसला सुनाया गया था। इस फैसले के अनुसार कंपनी को वाइस मीडिया से $9.9 मिलियन या का मध्यस्थता पुरस्कार मिलेगा, पर वाइस मीडिया के खुद को दिवालिया घोषित करने से ये रकम फंसती हुई नजर आ रही है। 17 मई को इस खबर के चलते विप्रो का शेयर करीब 1% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के लिए खराब खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल स्विगी के एक और निवेशक ने कंपनी के वैल्यूएशन में कटौती की घोषणा की है। यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म बैरन कैपिटल ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे एक फंड ने यूएस के मार्केट रेगुलेटर SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2022 तक स्विगी के वैल्यूएशन को 34% घटाकर $7.1 करोड़ कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी निवेशक ने स्विगी का वैल्यूएशन कम किया है। पिछले हफ्ते इन्वेस्को ने जनवरी 2023 के अंत तक स्विगी का वैल्यूएशन 33% घटाकर $5.5 अरब कर दिया था, जो पहले $8.2 अरब पर था, जिसके बारे में हमने आपको 9 मई के एपिसोड में जानकारी दी भी थी। जनवरी 2022 में बैरन कैपिटल ग्रुप ने स्विगी का 0.7% हिस्सा खरीदा था, और उसके बाद 6 महीने बाद यानी जून 2022 में बैरन कैपिटल ने स्विगी का वैल्यूएशन घटाकर $6.7 अरब कर दिया था। बीते 2 हफ्ते में कई भारतीय स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में कमी की गई, जिसमें स्विगी के अलावा ओला, बायजूस, फार्मिजी और पाइन लैब्स के नाम शामिल हैं। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला, और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर में बुधवार को एकदम सपाट कारोबार देखने को मिला। बावजूद इसके कि वित्त वर्ष 2022 से इसकी चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में तिमाही दर तिमाही करीब 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Q4 में कंपनी का मुनाफा 1588 करोड़ रुपए से 89.3% बढ़कर 3006 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि अनुमान 2500 करोड़ रुपए के आसपास का था। पर बाजार इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि मुनाफे को एकमुश्त आय से सहारा मिला है। चौथी तिमाही में कंपनी के अफ्रीका कारोबार में 413.4 करोड़ रुपए का एकमुश्त मुनाफा हुआ है। दूसरी तरफ कंपनी की प्रति यूजर औसत आय यानी आरपू में अनुमान के विपरीत कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है, और ये 193 रुपए पर सपाट रहे हैं तिमाही दर तिमाही। इसके अलावा कंपनी की आय 35,804 करोड़ रुपए से 0.6% बढ़कर 36,009 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि अनुमान के मुताबिक है। कामकाजी मुनाफा 18,453 करोड़ रुपए से 1.3% बढ़कर 18,697 करोड़ रुपए पर रहा, और कामकाजी मार्जिन 51.5% से सुधरकर 51.9% पर रहे हैं। पर वायरलेस मार्जिन 53.8% पर सपाट रहे हैं तीसरी तिमाही की तुलना में। दूसरी खबर, अंबर एंटरप्राइजेज के शेयर में बुधवार 17 मई को 18% तक का उछाल देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में शेयर ने 2222 रुपए का इंटरडे हाई छुआ। हालांकि बाद में इस शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिली और शेयर की क्लोजिंग करीब 14.5% की मजबूती के साथ देखने को मिली। पर शेयर में तेज उछाल के पीछे की वजह है चौथी तिमाही के दमदार नतीजे। Q4 में कंपनी का कंसो मुनाफा साल दर साल 57.2 करोड़ रुपए से 81.8% बढ़कर 104 करोड़ रुपए पर रहा। इसके अलावा कंपनी की आय
1937 करोड़ रुपए के आसपास से 55% बढ़कर 3003 करोड़ रुपए के आसपास रही। कामकाजी मुनाफा 125.3 करोड़ से 62.4% बढ़कर 203.5 करोड़ रुपए पर रहा और कामकाजी मार्जिन 6.5% से सुधरकर 6.8% पर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 698 करोड़ रुपए का क्षमता विस्तार खर्च किया है और इससे पूरे साल में आय 65% बढ़कर 6,927 करोड़ रुपए पर रही है। नतीजों के बाद कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जसबीर सिंह ने कहा कि 2018 में आईपीओ लॉन्च होने के बाद से कंपनी ने आरएसी यानी रूम एयर कंडीशनर प्लेयर से एक डाइवर्सिफाइड B2B सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तीसरी खबर, चौथी तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद वी-मार्ट के शेयर ने 52 हफ्ते के निचले स्तर को छुआ। दिन के दौरान शेयर 5% लुढ़क गया था और 1995 रुपए का निचला स्तर छुआ, जो कि बीते एक साल का सबसे निचला स्तर है और शेयर 2% की गिरावट लेकर बंद हुआ। शेयर में इस गिरावट के पीछे वजह है कंपनी का घाटा, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है। साल दर साल कंपनी का घाटा 2.6 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 37 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 20 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जबकि बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। चौथी तिमाही में बिक्री यानी नेट सेल्स 458.8 करोड़ रुपए से 29.5% बढ़कर 594 करोड़ रुपए के आसपास रही। पूरे साल में भी यानी वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 7.8 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 11.6 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। घाटे के पीछे दो वजह हैं। पहला, कंपनी के वॉल्यूम अभी भी प्री कोविड स्तर के नीचे हैं, क्योंकि महंगाई का मांग पर छोटे शहरों में ज्यादा असर हुआ है और कंपनी के करीब 60% स्टोर्स टियर 3 और 4 यानी छोटे शहरों में ही हैं। और दूसरा कारण यह है कि इन छोटे शहरों में बड़ी रिटेल कंपनियों से कंपटीशन में इजाफा हो रहा है, जिससे कारोबार पर दबाव देखने को मिल रहा है। चौथी खबर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चौथी तिमाही के नतीजों से बाजार को काफी निराशा हाथ लगी। बुधवार 17 मई को दिन के दौरान शेयर 7% से ज्यादा लुढ़क गया था और क्लोजिंग भी 6% के आसपास की कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। बावजूद इसके कि मुनाफे में गिरावट के अनुमान के विपरीत कंपनी ने बढ़त दर्ज की है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 1,118.6 करोड़ रुपए से 5.5% बढ़कर 1,180 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि अनुमान करीब 28% घटकर 800 करोड़ रुपए के आसपास रहने का था। इसके अलावा शुद्ध ब्याज आय यानी NII 1630 करोड़ रुपए से 22.1% बढ़कर 1990 करोड़ रुपए के आसपास रही। साथ ही कंपनी के ग्रॉस NPAs तिमाही दर तिमाही 4.76% से घटकर 4.41% पर रहे हैं। पर निराशा की बात है नेट NPAs तिमाही दर तिमाही 2.4% से बढ़कर 2.5% यानी 2.5% पर पहुंच गए हैं। साथ ही पिछले एक महीने में यानी नतीजों से पहले शेयर करीब 20% का उछाल दर्ज कर चुका है और अनुमान से बेहतर मुनाफे के आंकड़े के बाद अब शेयर में मुनाफा वसूली हावी होती नजर आ रही है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि गुरुवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है, यूरोप के अप्रैल महीने के CPI आंकड़े जारी हुए हैं। उसका यूरोपियन मार्केट्स, यूएस के मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स पे कैसा असर होगा ये भी देखना होगा। साथ ही यूएस के अप्रैल महीने के हाउसिंग आंकड़े जारी हुए हैं, उनका भी इंपैक्ट समझना होगा। भारतीय बाजारों की जहां तक बात है तो बुधवार को वर्लपूल एक इकलौती कंपनी है FNO साइड से, जिसके नंबर बाजार बंद होने के बाद जारी हुए हैं, उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर गुरुवार को देखने को मिलेगा। गुरुवार की जहां तक बात है तो दो बड़ी निफ्टी की कंपनियां SBI और ITC, इनके नतीजे जारी होने हैं, जिस पर खासतौर पर बाजार की नजर रहेगी। FNO साइड से देखें यानी वायदा बाजार में बाटा, कॉनकोर, इनके भी नतीजे जारी होने हैं और उसके साथ साथ रैमको सीमेंट्स, GNFC, ये कुछ और कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर बाजार की खासतौर पर नजर रहेगी। बड़ी कंपनियों की जहां तक बात है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, गेल और इंडिगो, इनके नतीजे भी गुरुवार को ही जारी होंगे, तो यहां पे भी आपको नजर रखनी होगी। और उसके साथ साथ कुछ कैश सेगमेंट में देखें तो PI इंडस्ट्रीज, जाइडस लाइफ साइंसेस, इनके नतीजों पर भी बाजार खासतौर पर फोकस करेगा। आइनॉक्स ग्रीन के लिए भी 18 मई का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि इनका जो प्री IPO लॉक इन है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। निवेशकों के लिए और प्रमोटर्स के लिए क्या कोई सप्लाई आती है, स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, इस पर खास तौर पे नजर रहेगी। और ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूएस के बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे और एग्जिस्टिंग होम सेल्स यानी मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े भी जारी होंगे, जिस पर यूएस के मार्केट्स और साथ ही साथ दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ बाजार का भी दिन भर का पूरा हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।